एलएचएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बीजीजी सीटी 131 फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल का इकाई नंबर 5 भूपर्पटी के पदार्थ, शैल और खनिज के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारी भूपर्पटी होती है वो शैलों से बनी हुई होती है, और जो शैल होते हैं वो खनिजों के बने हुए होते हैं, और जो खनिज होते हैं वो तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी की भूपर्पटी की बात करें, तो इसमें 108 के आसपास तत्वों की उपस्थिति है, लेकिन केवल 8 ही तत्व ऐसे हैं जो मिलकर के खनिज बनाते हैं, और फिर वे खनिज मिलकर के शैल बनाते हैं, और इन शैलों से पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। तो इस यूनिट के उद्देश्य क्या हैं, हम वो देख लेते हैं। पहला उद्देश्य ये है कि जो हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी है उसके जो मौलिक सिद्धांत हैं वो हमारी समझ में आ जाएंगे। दूसरा उद्देश्य ये है कि जो शैल होते हैं, क्योंकि शैलों से भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, शैलों की उत्पत्ति कैसे होती है और शैल कितने प्रकार के होते हैं, यानी उनका वर्गीकरण, ये सब आप इस यूनिट को पढ़ने के बाद सीख जाएंगे। अगला उद्देश्य जो है हमारा, जो पृथ्वी ग्रह है उस पर शैल चक्र क्या है उसका विश्लेषण कर सकेंगे, जिसकी प्रकृति निरंतर और पुनरावृत्ति होती है। तो शैल चक्र से हमने यूनिट नंबर 3 में भी इसकी चर्चा की थी। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में शैल चक्र की चर्चा की थी, यहाँ भी हम देखेंगे। अगर हम पृथ्वी की मौलिक संकल्पनाओं की बात करें, पृथ्वी की भूपर्पटी की मौलिक संकल्पनाओं की अगर हम बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह होती है उसको हम भूपर्पटी कहते हैं, और इसकी औसत मोटाई लगभग 45 से 40 किलोमीटर होती है। हमने देखा था, माना ये हमारी पृथ्वी का एक है, तो जो सबसे ऊपरी परत होगी इसी को हम भूपर्पटी कहते हैं। और ये भूपर्पटी भी दो प्रकार की होती है, एक तो ऊपरी भूपर्पटी, इसे ऊपरी भूपर्पटी कहेंगे, और एक निचली भूपर्पटी। जो ऊपरी भूपर्पटी है इसको महाद्वीपीय भूपर्पटी भी कहते हैं, और जो निचली भूपर्पटी है इसको महासागरीय भूपर्पटी भी कहते हैं। तो इस अध्याय में हम भूपर्पटी की जो महासागरीय भूपर्पटी है और महाद्वीपीय भूपर्पटी है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। महाद्वीपीय भूपर्पटी की संकल्पना, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। एक बात आप समझते चलेंगे कि मध्य महासागरीय कटक क्या होता है। तो मध्य महासागरीय कटकें महासागरों के अंदर ज्वालामुखीय पर्वत तंत्र हैं। यहाँ मैग्मा बाहर निकलकर महासागरीय भूपर्पटी बनाता है और महाद्वीपों की ओर विस्तृत हो जाता है। फिलहाल में आपको ये लाइन याद रखनी है, जब हम इसको अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम इसको नोट्स में एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पर ये लाइन हम आपको याद दिलाएंगे। उसके बाद आपकी महासागरीय भूपर्पटी है, तो ये भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बाद आपके दो क्वेश्चन हैं, एक तो भूपर्पटी को परिभाषित कीजिए और महाद्वीपीय भूपर्पटी को सियाल क्यों कहते हैं। तो ये तो वेरी इजी है, आप इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह होती है उसको हम भूपर्पटी कहते हैं, और सियाल का अर्थ है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। तो महाद्वीपीय भूपर्पटी को हम सियाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से हुआ है। अब भूपर्पटी की संरचना की बात करते हैं, तो हमने कहा कि पृथ्वी पर कई सारे तत्व पाए जाते हैं, लेकिन भूपर्पटी के निर्माण में केवल 8 ही तत्व भाग लेते हैं, और वो हैं आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन। बस ये आपके 8 हो गए ऊपर के ये, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं।
अब भूपर्पटी को निर्मित करने वाले पदार्थ क्या हैं? शैल हैं, और केवल 5 ही शैल ऐसी हैं जो भूपर्पटी के निर्माण में भाग लेती हैं। पहली शैल का नाम सेल है, दूसरी का बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, चूना पत्थर और डोलोमाइट बेसाल्टी पत्थर। यहाँ आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पृथ्वी के निर्माण में ये 5 शैल हिस्सा लेती हैं। पृथ्वी की भूपर्पटी के निर्माण में केवल 5 ही शैल हिस्सा लेती हैं, और ये पांचों शैल लगभग 92% हिस्सा बना देती हैं। तो यहाँ पर आपको बस यही बात याद रखनी है। पृथ्वी की भूपर्पटी की संरचना को संक्षिप्त में प्रस्तुत कीजिए। तो हम देखेंगे, जो हम नोट्स हम इसके देखेंगे तो आप वहाँ पर इसको अच्छे से समझ सकते हैं। शैलों की उत्पत्ति कैसे होती है और शैलों का वर्गीकरण क्या है। मैं आपको बता दूं कि शैल किसे कहते हैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखें कि शैल किसे कहते हैं। हर वो पदार्थ जो पृथ्वी की भूपर्पटी में सम्मिलित है या मिला हुआ है उसे हम शैल कहते हैं। और शैल को हम चट्टान भी कहते हैं, और इंग्लिश में शैल को हम रॉक्स कहते हैं, ROCKS। रॉक्स मीन्स चट्टाने या शैल। जो शैल होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, एक तो आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल। इस अध्याय में हम इन तीनों शैलों के बारे में ही डिटेल से चर्चा करेंगे, और ये तीनों शैल ही इम्पोर्टेंट हैं। ये आग्नेय शैलों की आपकी विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन है, इसको भी हम देखेंगे। अवसादी शैल हम देखेंगे। उसके बाद आपके जो अवसादी शैल होते हैं उनको उत्पत्ति के स्थान के आधार पर वर्गीकरण हम किस प्रकार कर सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। कायांतरित शैलों के बारे में हम देखेंगे, और फिर उसके बाद जो आपका ये सारांश होता है इसको भी आप देख लेंगे, और अंत में जो कुछ प्रश्न होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये तो हो गया आपका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन कि हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। हमने आपको बताया था कि जो भूपर्पटी होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो महासागरीय भूपर्पटी और दूसरा महाद्वीपीय भूपर्पटी। तो पहले इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि महाद्वीपीय भूपर्पटी क्या है और महासागरीय भूपर्पटी क्या है। हम जानते हैं कि जो पृथ्वी की सतह होती है, जो पृथ्वी की ऊपरी सतह होती है, कहीं पर तो जलीय भाग होता है और कहीं पर स्थलीय भाग होता है। और जो हमारी भूपर्पटी के बाद में दूसरी परत होती है उसको हम पिरावार कहते हैं, या फिर हम उसको मेंटल कहते हैं। तो इस मेंटल के अंदर हम जानते हैं कि लावा होता है, और वो लावा ज्वालामुखी के रूप में पृथ्वी की सतह पर आता है। तो कभी कभी तो यह लावा निकलता है और बिल्कुल जहाँ स्थलीय भाग होता है बिल्कुल ऊपरी सतह पर आ जाता है। इसको हम लावा या मैग्मा कहते हैं। तो जब यह ऊपरी सतह पर आता है और भूपर्पटी का निर्माण करता है तो इसको हम कहते हैं महाद्वीपीय भूपर्पटी। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये लावा ज्वालामुखी के रूप में निकलता है, जो जलीय भाग होते हैं वहाँ पर ये ऊपर नहीं आ पाता, और अंदर ही मध्य महासागरीय कटक जहाँ होते हैं वहाँ पर निकलता है और चट्टानों का निर्माण करता है, और यहाँ पर पर्वतों का भी निर्माण हो जाता है। तो हमने बताया था कि मध्य महासागरीय कटक क्या होते हैं, हम आपको बताएंगे। तो याद कीजिए, मध्य महासागरीय कटक वो होते हैं जहाँ पर ये मैग्मा निकल करके समुद्र के बीच में पर्वतों का निर्माण कर देता है। अब ये आपकी हो गई महाद्वीपीय भूपर्पटी, और जो नीचे वाली हो गई ये हो गई महासागरीय भूपर्पटी। महाद्वीपीय भूपर्पटी और महासागरीय भूपर्पटी को पृथक करने वाली सीमा को हम कॉनरेड असांतत्यता कहते हैं, या कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। आपका भूपर्पटी है, तो भूपर्पटी के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं।
तो याद रखेंगे कि सबसे ऊपरी परत होती है, यह विभिन्न शैलों और खनिजों से निर्मित हुई है। IUGG के अनुसार इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर है तथा यह पृथ्वी की सबसे हल्की परत होती है। भूपर्पटी मनुष्यों के रहने के लिए आवास प्रदान करती है। हमने देखा था कि भूपर्पटी दो प्रकार की होती है, महाद्वीपीय भूपर्पटी और महासागरीय भूपर्पटी। तो हम महाद्वीपीय भूपर्पटी और महासागरीय भूपर्पटी को देख लेते हैं। महाद्वीपीय भूपर्पटी आप हेडिंग डालेंगे और इसमें लिख लेंगे कि महाद्वीपीय भूपर्पटी का वह भाग है जहां मनुष्य रहते हैं और अपने सभी कार्यकलाप करते हैं। लगभग 3.7 अरब वर्ष पूर्व अत्यंत पतली एवं अपेक्षाकृत भारी महासागरीय भूपर्पटी के ऊपर ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण महाद्वीपीय भूपर्पटी का निर्माण आरंभ हुआ। ज्वालामुखी क्रियाओं से महाद्वीपीय भूपर्पटी के बनने की प्रक्रियाएं विश्व के विभिन्न भागों में आज भी देखी जा सकती हैं। तो आप महाद्वीपीय भूपर्पटी के बारे में यहाँ तक लिख सकते हैं। और जो इसकी अगर हम महाद्वीपीय भूपर्पटी की औसत मोटाई की बात करें तो 15 से 20 किलोमीटर के बीच होती है। महासागरीय भूपर्पटी को महाद्वीपीय भूपर्पटी से पृथक करने वाली सीमा को हम कॉनरेड अशांतत्यता या कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। एक बात और आप याद रखेंगे कि जो महाद्वीपीय भूपर्पटी होती है उसको हम सियाल भी कहते हैं। सियाल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से हुआ है। जो महासागरीय भूपर्पटी है इसके बारे में आप ये लिख सकते हैं, मध्य महासागरीय कटकों या कॉनरेड अशांतत्यता से नीचे की भूपर्पटी महासागरीय भूपर्पटी कहलाती है। यह मध्य महासागरीय कटकों से उत्पन्न होती है और महाद्वीपों की ओर विस्तृत हो जाती है और पुनः पिघलकर मैग्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसका घनत्व 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। जो आपका बहुत प्रश्न था कि भूपर्पटी को परिभाषित कीजिए, तो आप इसका उत्तर ये लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर के ये आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है आपका बौद्ध प्रश्न नंबर 2, महाद्वीपीय भूपर्पटी को सियाल क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि महाद्वीपीय भूपर्पटी को हम सियाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से हुआ है। भूपर्पटी की संरचना, तो आप जब इसको पढ़ेंगे तो जो तत्व होते हैं तत्वों से खनिजों का निर्माण होता है और जो खनिज होते हैं खनिजों से सेल का निर्माण होता है और जो सेल मिलकर के भूपर्पटी का निर्माण करते हैं। भूपर्पटी में तत्वों की संख्या 110 है किंतु उसके 98% से भी अधिक भाग की संरचना केवल 8 तत्वों से है जो निम्न प्रकार हैं। अब वे 8 तत्व कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। माने ये हमारी भूपर्पटी है, इस भूपर्पटी का जो निर्माण हुआ है वो 8 तत्वों से हुआ है। एक तो ऑक्सीजन है और इसका हम मास प्रतिशत निकालें। मास प्रतिशत का अर्थ है द्रव्यमान प्रतिशत, तो इसका होता है 46.1%। सिलिकॉन 28.1% होता है। एल्यूमिनियम 8.23% होता है और आयरन जो है वो 5.63% होता है। और जो ये आपका कैल्शियम होता है 4.15%। सोडियम होता है 2.36%। मैग्नीशियम होता है 2.33% और पोटेशियम होता है 2.09%। तो ये 8 तत्व हैं जो पृथ्वी की भूपर्पटी का निर्माण करते हैं। प्रश्न है आपका कि बौद्ध प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि पृथ्वी की भूपर्पटी की
संरचना को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कीजिए। तो आप इसका उत्तर यहाँ से लेकर के शुरू करेंगे भूपर्पटी की संरचना से और यहाँ तक लिख देंगे, इसका उत्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेल की या चट्टान की। हम इसको इंग्लिश में रॉक्स भी कहते हैं। तो जो सेल के अगर हम प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आग्नेय सेल होते हैं और एक अवसादी सेल होते हैं और एक कायांतरित सेल हमारे होते हैं। अब हम पहले आग्नेय सेल की चर्चा करेंगे, उसके बाद अवसादी सेल की चर्चा करेंगे और उसके बाद कायांतरित सेल की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आग्नेय सेल की शुरुआत करते हैं। अब आग्नेय सेल को आप इस प्रकार समझिए कि हम जानते हैं कि जब ज्वालामुखी फटती है तो ज्वालामुखी से मैग्मा बाहर निकलता है और हम उसको लावा भी कहते हैं। तो जब ये मैग्मा ठंडा होता है तो मैग्मा के ठंडा होने के पश्चात जो सेलों का निर्माण होता है उन्हीं को हम आग्नेय सेल कहते हैं। और जो आग्नेय सेल होती हैं वो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसका 80% से अधिक भाग बनाती हैं। और ये जो आग्नेय सेल है, जो सबसे प्राचीन आग्नेय सेल है, वो लगभग 3.6 अरब वर्ष पूर्व पुराने माने जाते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं आप लिख लेंगे 1, 2, 3, ठीक, और ये 4 और 5। तो 5 विशेषताएं इसकी बहुत होती हैं। अब हम इसका वर्गीकरण की बात करते हैं। तो जो आग्नेय सेल होती हैं उनका वर्गीकरण हम 2 बेस पर कर सकते हैं। एक तो उत्पत्ति के स्थान के आधार पर, दूसरा रासायनिक संयोजन के आधार पर। उत्पत्ति के स्थान के आधार पर अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार की होती हैं, एक तो अंतःनिर्मित और दूसरा बाह्य निर्मित। अंतर्निर्मित जो होती हैं तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पातालीय, दूसरा मध्यवर्ती। तो हम सबसे पहले अंतर्निर्मित चट्टानों की बात करते हैं। तो ये आपकी होगी अंतर्निर्मित चट्टानें। होता क्या है कि जो पृथ्वी की भूपर्पटी होती है और जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो कभी कभी मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आ जाता है और कभी कभी पृथ्वी की सतह के अंदर ही दरारों के रूप में जम जाता है। तो जो मैग्मा दरारों के रूप में भीतर ही रह जाता है उसको हम बोलते हैं अंतःनिर्मित मैग्मा। और उस मैग्मे से जो चट्टानों का निर्माण होता है उसी को हम आग्नेय चट्टान या आग्नेय सेल कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती हैं, तो पातालीय, जब बहुत गहराई पर हुआ हो, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इनका निर्माण पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई पर होता है जहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण मैग्मा अत्यधिक धीमी गति से ठंडा होता है, जिसके फलस्वरूप इसके बड़े बड़े रवे होते हैं। ग्रेनाइट सेल इसी प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। तो इसकी जो खास बात है वो ये है कि जो इसके रवे होते हैं, रवे बड़े बड़े होते हैं। और उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें, तो इसके बारे में भी आप पढ़ लेंगे। ये जो होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, ये इनके रूप होते हैं लोकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, बैटोलिथ, सिल, डाइक आदि। अब बात करते हैं चट्टानों के दूसरे जब ये बाह्य आग्नेय चट्टानें या बाह्य आग्नेय सेल जब तरल एवं तप्त मैग्मा या लावा पदार्थ भूपर्पटी के ऊपर आ जाता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसे ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं। इन चट्टानों के रवे बहुत छोटे छोटे होते हैं। बेसाल्ट इसका अच्छा उदाहरण है। तो जो इनके रवे होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और इसका उदाहरण है हमारा एक बेसाल्ट।
और जो काली मिट्टी होती है, चट्टान के क्षरण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे रेगुलर कहते हैं। अगर हम, ये तो हो गई आपकी चट्टान, आग्नेय चट्टान, और आग्नेय चट्टानों के हम रासायनिक संयोजन के आधार पर वर्गीकरण करें तो रासायनिक संयोजन के आधार पर ये एक तो अम्लीय होती हैं, दूसरा क्षारीय होती हैं, मध्यवर्ती होती हैं और पराक्षारीय होती हैं। इसमें सिलिका की मात्रा 65% होती है, इसमें 45 से 60% के बीच होती है, और इसमें इतनी होती है कि इसका पीएच मान उदासीन बना रहे, अर्थात सिलिका की मात्रा इतनी होती है कि ना तो ये अम्लीय होती हैं और ना ही ये क्षारीय होती हैं, बल्कि ये उदासीन होती हैं। और जो पराक्षारीय होती हैं उनमें सिलिका की मात्रा 45% से कम होती है। बौद्ध प्रश्न नंबर 3 है आग्नेय शैलों को उनकी उत्पत्ति और रासायनिक संयोजन के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, यहाँ से आप इसको लिखेंगे, वर्गीकरण से शुरू करेंगे, और अगर आप, हाँ, यहीं से आप इसको शुरू करेंगे और आपको यहाँ तक इसका उत्तर लिख देना है। बात करते हैं तो आग्नेय शैल हमारी कंप्लीट हो गई। अवसादी शैलों की बात करते हैं तो जो अवसादी शैलें होती हैं, जब आग्नेय शैल बनकर के तैयार हो जाती हैं तो आग्नेय शैलों के अपर्दन और निक्षेपण के कारण हमारी अवसादी शैलों का निर्माण होता है। इनकी विशेषता ये है कि ये चट्टानें परतदार होती हैं, जीवाश्म अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जीवाश्म का अर्थ क्या है, जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये जो ईंधन है हमारे, इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी 5 विशेषताएं आप लिख लेंगे। और उदाहरण की अगर हम बात करें तो बालू का पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट आदि, ये इसके वो हो गए उदाहरण। बौद्ध प्रश्न नंबर आपका पूछा गया है कि अवसादी शैलों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो आप इसकी जो मुख्य विशेषताएं, हमने यहाँ पर 5 मुख्य विशेषताएं लिखी हैं, तो आप इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कायांतरित शैल की, या रूपांतरित शैल जो होती हैं। अब रूपांतरित शैल क्या होती हैं, जब ये हमारी ये शैलें ताप एवं दबाव के कारण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के संगठन, ये क्या लिखा है, संगठन तथा स्वरूप में परिवर्तन या रूपांतरण हो जाता है तो कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। कायांतरित का आप समझ रहे हैं कि किसी भी वस्तु के या किसी भी चीज़ की जो स्वरूप होता है, जो उसका रूप होता है, उसमें परिवर्तन को ही हम कायांतरित परिवर्तन कहते हैं या रूपांतरित परिवर्तन कहते हैं। तो जो हमारी आग्नेय चट्टानें होती हैं और अवसादी चट्टानें होती हैं, अगर उनका रूप परिवर्तित हो जाए तो उनको ही हम कायांतरित या रूपांतरित शैल कहते हैं या चट्टान कहते हैं। इनकी विशेषता की अगर हम बात करें तो 2 विशेषताएं होती हैं, ये सर्वाधिक कठोर होती हैं और इनमें जीवाश्म की उपस्थिति नहीं होती है। वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो पहला वर्गीकरण है आपका अवसादी चट्टानों से बनी शैलें। इधर अवसादी चट्टान का उदाहरण है और इधर आपका कायांतरित चट्टान है। तो जो अवसादी शैल होती है, चूना पत्थर तथा डोलोमाइट, वो संगमरमर में तब्दील हो जाती है। चौक और डोलोमाइट संगमरमर में हो जाता है। तो आपके लिखे हुए हैं कि कौन सी शैल किस में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा, जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं, ग्रेनाइट नीस में परिवर्तित होता है, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट शिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। और जो रूपांतरित चट्टानें होती हैं उनका भी पुनर्रूपांतरण होता है और वो सिलेट फाइलाइट में बदल जाता है, फाइलाइट शिस्ट में बदल जाता है, गैब्रो सर्पेंटाइन में बदल जाता है। बौद्ध प्रश्न आपका दिया हुआ है कायांतरित शैलों के वर्गीकरण को संक्षेप में समझाइए। तो इसका जब आप वर्गीकरण करें तो यहाँ से लेकर के आप कायांतरित शैल यहीं से शुरू करें तो बहुत अच्छा रहेगा कि आप यहाँ से लिखना शुरू करें और इसका उत्तर लास्ट तक आप यहाँ तक लिख दें।
सेल चक्र के बारे में हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आग्नेय सेल होती हैं हमारी, वो उत्थान, अपक्षय और अपर्दन के कारण अवसादी सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। और जो अवसादी सेलें होती हैं, अगर उनको दफन कर दें और उनमें ताप और दबाव का परिवर्तन आ जाए तो वो रूपांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। और फिर रूपांतरित सेलें संगलन के कारण पुनः आग्नेय सेलों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आग्नेय सेल अवसादी में, अवसादी रूपांतरित में और रूपांतरित फिर आग्नेय सेलों में। इसी को हम सेल चक्र कहते हैं। जैसे कि जल चक्र आपने पढ़ा होगा, कार्बन चक्र आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन चक्र आपने पढ़ा होगा, इसी प्रकार ये होता है। अब अंत में जो कुछ प्रश्न दिए हुए थे उन पर गौर कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न, भूपर्पटे की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो हमने सीखा है आप इसका वर्णन कर देंगे। फिर है, आग्नेय सेलों की उत्पत्ति और वर्गीकरण से संबंधित मुख्य विशेषताओं को बताइए। तो आग्नेय सेलों की आप बता सकते हैं। कायांतरित सेलों की मुख्य विशेषताओं के साथ ही उनके वर्गीकरण के विषय में विस्तार से चर्चा कीजिए। तो आपको इसका उत्तर तो यहाँ से लेकर के लास्ट तक यहाँ तक लिख देना है। और दूसरे के उत्तर की बात करें हम, तो आग्नेय सेलों की उत्पत्ति, वर्गीकरण संबंधी, तो आग्नेय सेलों की जो उत्पत्ति होती है वहाँ से लेकर के लास्ट तक आग्नेय सेलों के बारे में आपको लिख देना है। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। तो आपको करना क्या है, कॉपी पेन निकालना है और जो अब तक पढ़ाया है ये नोट्स जो हैं आप इनको ले सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जीमेल आईडी पर जीमेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9870604308। अगर आप ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पर चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप गूगल क्लास भी अटेंड कर सकते हैं, जो गूगल क्लासरूम होता है। अगर आप गूगल क्लासरूम पर ये सब चीज़ चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको ये सब चीज़ें गूगल क्लासरूम पर उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले पा सकें।